बेसिक फंडामेंटल्स तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन है क्या। एक ज़माने में इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता था। तो लोगों को ये लगा कि ग्लोबल वार्मिंग टर्म ही ऐसे है कि वो लगता है कि काफ़ी सारा कमज़ोर सा एक टर्म था कि आई एम फीलिंग गुड, तो आई एम फीलिंग वार्म एंड नाइस। तो लोगों को लगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फील गुड टर्मिनोलॉजी, वेयरएज क्लाइमेट चेंज खतरनाक चीज़ है, उसको सामने नहीं रखते थे। तो ग्लोबल वार्मिंग के जगह इसको क्लाइमेट चेंज के नाम से और उसके बाद क्लाइमेट क्राइसिस के नाम से जाना गया था ज़्यादातर। और आज ये साबित हो गया है कि इसको क्लाइमेट क्राइसिस क्यों कहते हैं। इसको क्लाइमेट क्राइसिस इसीलिए कहते हैं कि तापमान तो बढ़ ही रहा है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, अभी कल परसों की बात है कि 2024 ये एक पहला साल ऐसे है जिसमें औसत एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज मोर देन 1.5 डिग्रीज हॉटर दैन प्री इंडस्ट्रियल इरा। मतलब औद्योगिक काल से पहले का जितना तापमान था, जो तकरीबन उसको 1850, कुछ लोग कहते हैं 1750, ज़्यादा फर्क नहीं है तापमान में, तो 1850 को हम मान के चलें तो 1850 के मुताबिक अब 1.5 अंक सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है औसत 2024। ये नहीं कि एक दिन में हुआ या 2 दिन में हुआ, एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ये पहली बार हुआ है। और अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस लगता कम है कि भाई कल तापमान 19 था, आज 17.5 हो गया, कौन सी बड़ी बात है। बट ग्लोबल एवरेज अगर 1.5 अंक सेल्सियस बढ़ जाए तो उससे जो है केवल ये तापमान की बात नहीं है, तापमान बढ़ने की वजह से पूरे क्लाइमेट जो है वो बदलता है और वो हमारे सामने दृश्य डेली आ रहे हैं, चाहे वो हम टीवी में देखें, रेडियो में देखें, अखबारों में पढ़ें। आजकल तो अगर आप कोई भी टीवी खोलो तो लॉस एंजलिस जो शहर है, हॉलीवुड के बाहर पूरा आग लगा हुआ है वहाँ के। और उसमें जो बड़े बड़े मूवी स्टार हैं, बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनके घर कैलिफोर्निया में वो गए। 1/3 ऑफ द सिटी इज इन डेंजर। और ये क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ा है। कैलिफोर्निया में हैज़ विटनेस्ड ड्राउट एंड हैज़ विटनेस्ड हीट वेव। गर्माहट इतनी बड़ी है और सूखा इतना पड़ा है कि वहाँ के जंगल बिल्कुल सूखे पड़े। थोड़ी सी कहीं पे कहीं आग लग जाए तो बस पूरा जंगल का जंगल जो है वो साफ हो गया। कैलिफोर्निया, उसके बगल में नेवाडा स्टेट, उसके आगे कोलोराडो, ये जितने स्टेट्स हैं वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 7-8 साल से सूखा लगातार चल रहा है। कोलोराडो नदी जो है, वन ऑफ द बिग रिवर्स इन द यूएस, बिल्कुल सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, शहरों को सप्लाई करने के लिए पानी नहीं है, और तापमान 50 अंक सेल्सियस से ऊपर चल गया। यहाँ तक कि कनाडा में, जो आमतौर से लोग उसको ठंडा मुल्क मानते हैं, वहाँ पे 50 अंक सेल्सियस के ऊपर बढ़ गए तापमान। यूरोप में अगर देखोगे तो ग्रीस का जो, यूनान का जो कैपिटल है एथेंस सिटी, बिल्कुल लॉस एंजलिस की तरह एथेंस सिटी के बिल्कुल बाहर जितने जंगल थे उसमें आग लगा हुआ था और एथेंस शहर जो है वो खतरे में, वहाँ पे भी तापमान 50 अंक सेल्सियस के ऊपर हो गया। अब यूरोप में आप सोचिए कि अगर 50 अंक सेल्सियस के आसपास तापमान बढ़ जाए तो क्या हालत होगा। हम तो एक दौर से वी आर यूज्ड टू इट कि जी हाँ 45-46 ये तो हमारे यहाँ होता ही है। तो कभी एक का दुखे साल में 48 पहुँच गया तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है यार, हीट वेव हो गया। अब जैसे दिल्ली में था पिछले साल, इस साल 2024 में, मतलब लगातार 3 हफ्ते तक 48 अंक सेल्सियस चला, तो लगा कि हाँ भाई गर्मी बढ़ी।
वी आर यूज टू इट एटलीस्ट, हम जानते हैं क्या करना है, थोड़ा बहुत घरों में एसी वेसी है, कुछ कर लेते हैं। यूरोप में कोई आदत ही नहीं है उनको एसी वेसी रखने की, दे डोंट नो व्हाट टू डू, उनको समझते नहीं है कि भाई ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वो वैसे ही जी रहे हैं जैसे है। तो हमारे देश में इस साल हीट वेव को लेके ऑफिशियल रिकॉर्ड इस 700 लोग मरे। अब ये तो मतलब नामुमकिन है कि केवल 700 लोग इसमें मरे हों, ये तो हम जानते हैं। कोविड के दौरान भी सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं थे। लोकसभा में सवाल पूछा था कि कितने लोग मरे कोविड से, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई आंकड़े नहीं। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में वो रजिस्टर नहीं करते कि कोविड से मर गया, कोविड बीमारी लग गई, उसके चलते ऑर्गन फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, लंग फेल हो गया, तो वो लिख देते हैं हार्ट फेलियर, लंग एलिमेंट करके डेथ सर्टिफिकेट दे देते। हीट वेव में ऐसे ही हुआ होगा कि उन्होंने कुछ लिख दिया। इसकी हम तुलना कर सकते हैं यूरोप में। इस साल यूरोप में 44,000 मृत्यु जो है वो हीट को लेके वहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो एक तरफ तो ये हीट, सूखा, जंगलों में आग लगना, दिस हैज बिकम रूटीन। अब तो ये हर साल होने लगा है, जो वैज्ञानिक कई साल से कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है। ये एक तरफ। दूसरी तरफ आपके यहाँ फ्लड्स, कई देशों में, यूरोप में भी, हमारे यहाँ भी बर्फ ज़्यादा पिघला है पहाड़ों में है। आजकल पहाड़ों में बर्फ कम दिखता है। यूरोप में कई जगह जहाँ पे स्कीइंग होता था, वहाँ पे रिजॉर्ट, वहाँ पे बर्फ ही नहीं है। अब तो वहाँ पे योजनाएं बन रही हैं कि यहाँ पे ऑलिव के पेड़ को उगाया जाए इत्यादि, क्योंकि वहाँ तो बर्फ है ही। और ये हम जानते हैं हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में जहाँ पहले 3,000 साढ़े 3,000 फुट की ऊंचाई पे सेब उगते थे, कुल्लू में, मंडी में, आजकल नहीं उगते। 5,000 फीट तक आप जाओगे वहाँ पे सेब मिलता है। ये बदलाव तो पिछले 15 साल से चल रहा है, एंड वी नो अबाउट इट। तो ये एक दूसरी तरफ। तीसरी तरफ आपको जो देखने को मिल रहा है, अभी उतना स्पष्ट नहीं है, हमारे सामने नहीं आया, दैट इज सी लेवल राइज। समुद्र का जितना पानी है उसमें वो बढ़ रहा है। अभी कहते हैं कि सी लेवल औसत अगर आप पूरे दुनिया में देखें तो तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा हो गया है। तो हमारे यहाँ मुंबई जाओगे या चेन्नई जाओगे तो वो 1.5 फुट आपको महसूस नहीं होगा। पर अगर आप मालदीव्स में हो या नाउरू में हो, द्वीप हो, तो वहाँ पे तो 1.5 फुट का मतलब जहाँ द्वीप है उसका आधा द्वीप तो समुद्र के अंदर चला गया। 1.5 फुट में इट इज रियली लो आइलैंड। तो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर वगैरह ने 10-1 साल पहले ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ पे कितना असर पड़ रहा है, उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग समुद्र के नीचे बिठा के कैमरा को देख के, ताकि दुनिया के सामने नजर आए कि देखो ये हालत है उनका। मालदीव्स में और कई द्वीप जो पैसिफिक में है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू आइलैंड कि हमें कहीं जमीन दो ताकि हम वहाँ पे शिफ्ट कर जाएं। हम एक नए देश के खोज में हैं कि वहाँ जमीन खरीद के हम अपने लोगों को वहाँ बसाएं, क्योंकि 20-25 साल के बाद ये बचेगा। और हमारे देश में चेन्नई, कोची, पुरी, मुंबई, ये जैसे शहर जो है, नक्शे आज अवेलेबल हैं, उसमें प्रिडिक्शन करके कि कितना ऊंचा रहेगा, और अगर ऊंचा जाएगा समुद्र तो कहाँ जाएगा, जमीन के ऊपर ही तो जाएगा। तो सागर के ऊपर तो बैठा नहीं रहेगा वो तो फैलेगा। तो इसमें तकरीबन 10 करोड़ लोग तो बेघर हो जाएंगे, जस्ट इन इंडिया अलोन, मेनलैंड। तो कई ऐसे पहलू हैं। एक और की तरफ मैं इशारा कर देता हूँ, जस्ट टू इलस्ट्रेट कि ये हो क्या रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि हर साल कहीं ना कहीं आपको हिंदुस्तान में दिखेगा कि मुंबई में हो गया या चेन्नई में हो गया कि बारिश बहुत जोर के हो गया। तो जोर का मतलब यह है कि औसत अगर किसी जगह पे कि मॉनसून के 2 महीने में
तकरीबन 500 मिलीमीटर बारिश 2 महीने में पड़ता था। आज 500 की बारिश एक दिन या 2 दिन में पड़ जाती है। पूरे 2 महीने का कोटा एक दिन में पूरा। अब ये हर साल होने लगा। तो आप देखते हैं हर साल में मुंबई में बाढ़ है, या चेन्नई में बाढ़ है, या बेंगलोर में बाढ़ है। और बाढ़ के चलते साथ साथ हिमाचल में, उत्तराखंड में, केरल में बाढ़ के साथ भूस्खलन, लैंडस्लाइड, लैंडस्लिप, दिस इज बिकम कॉमन। क्योंकि इसमें हमारे अपने जो विकास के हमने रास्ते निकाले हैं, वो एक प्रकार से ऐसे निकाले हैं हमने जिससे एक तरफ जलवायु परिवर्तन और उसके असर, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, और दूसरा हमारे डेवलपमेंट और उसके इम्पैक्ट्स। अब हिमाचल में हो या उत्तराखंड में हो, सड़क बना रहे हैं चौड़े 4 लेन हाईवे। जब 4 लेन हाईवे बनाते हैं तो उसमें बिना सोचे पहाड़ को खोद के, उसको काट के, डायनामाइट से ब्लास्टिंग करके रोड बना रहे हैं। अरे हिमालय इज अ यंग एंड फ्रेजाइल माउंटेन्स, बहुत फ्रेजाइल है इकोसिस्टम। उसके थोड़ा सा झटका पड़े तो वो टूट के गिरने लग जाता है। और वहाँ पे इन्होंने ऐसे कंस्ट्रक्शन के टेक्निक अपनाए हैं कि वहाँ ब्लास्टिंग करो। वहाँ कहते हैं कि स्लोप जो कट करते हैं पहाड़ में 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो 90 डिग्री स्लोप में काट रहे हैं, आप आ जाएंगे तो लैंडस्लाइड तो होगा ही होगा। ऊपर से जितना मलबा निकलता है, पहाड़ों को काट के सड़क बनाना, टनल बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाना, जितना मलबा वहाँ पे इकट्ठा होता है, पहाड़ से उसको हटा के नीचे पटक देते हैं। नीचे नदी जा रही है, वहाँ पे पूरा मलबा। तो मलबा अगर आपने नदी में पटका तो द बेड ऑफ द रिवर विल राइज, उसमें पानी के लिए जगह कम रह जाता है और पानी फिर साइड में जाएगा। अभी 5-1 साल पहले श्रीनगर जो शहर है, वहाँ पे CRPF का कैंप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे था। CRPF ने बहुत बड़ा कैंप रखा था, पूरा बह गया। ये फ्लड आया ऊपर से और कैंप को बर्बाद कर दिया। जोशीमठ शहर जो है इट इज सिंकिंग, और ये केवल जोशीमठ में तो हेडलाइन हो गया। कई ऐसे हैं छोटे छोटे शहर पहाड़ों में जो नष्ट हो रहे हैं। वायनाड का तो हमने देखा ही केरल में। तो व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज, जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन के असर अब बढ़ रहे हैं, मच फास्टर दैन साइंटिस्ट्स वर प्रिडिक्टिंग। पहले वैज्ञानिक कहते थे कि 1.5 अंक सेल्सियस को क्रॉस करेगा तो अच्छा नहीं होगा, पर अब तो उससे असर जो है बहुत ही बुरे नजर आ रहे हैं सामने। और अगर ये 1.5 अंक सेल्सियस पे इतना असर है तो आप सोचिए, अगर बाई चांस आप तो 1.6 क्रॉस कर गया, अगर 2 अंक सेल्सियस हो जाए तो क्या हो सकता है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई अभी, हीट वेव, एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम वेदर, ड्राउट, ये तो है और बदलाव आ गया। पर अगर आज ये 1.5 डिग्री 1.6 डिग्री यहाँ पे अगर रोक लगा सके तो ये एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सट्रीम हीट जहाँ तक है वहाँ तक हम रोक सकते हैं इसको। पर अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो इट विल गेट वर्स। बट कुछ बदलाव ऐसे हैं जो कि अगर आपने आज के दिन पूरा जितना उत्सर्जन हो रहा है उसको रोक भी दिया तो वो उसके असर जो है वो बढ़ते रहेंगे। इट हैज क्रॉस दैट लिमिट, एक मोमेंटम बढ़ गया उसके पीछे जो आप अब रोक नहीं सकते। जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक के आइस जो बर्फ है उसका पिघलना, अब उसके पिघलने का रेट इतना तेज हो चुका है कि आप अगर ये तापमान को अगर आज के दिन में रोक भी दें, पर जितनी गर्माहट ऑलरेडी समुद्र के अंदर है उसके वजह से ये बर्फ पिघलता रहेगा। अगर बर्फ पिघला तो समुद्र में लेवल जो है वो बढ़ेगा पानी का। तो वैज्ञानिकों का मानना यह है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के रिपोर्ट हर 4 साल आते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट IPCC के कहता है कि सी लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स
हमारे यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने वेस्टर्न हिमालय के पहाड़ हैं उसमें जितने ग्लेशियर्स हैं दे आर मेल्टिंग, एंड दैट इज ट्रू इन यूरोप एंड ट्रू इन द यूएस, कनाडा एटसेट्रा। कि ये जो है बदलाव, ये अब रोका नहीं जा सकता, ये ऐसे ही चलेगा। कम से कम कहते हैं कि 1000 साल तक इसका असर जो है वो पड़ सकता है। देयर आर अदर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जिसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इन्हीं इम्पैक्ट्स को रोकने के लिए, ये जो असर है जलवायु परिवर्तन के, इसको रोकने के लिए तरीका तो एक है। ये कारण क्या है इसके पीछे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य जो गैस है वो हम करते जा रहे हैं अपने औद्योगिक काम से। पेट्रोल को हम फूके जा रहे हैं, कोयले को फूके जा रहे हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है तापमान में बढ़ के वहाँ पे कंबल की तरह वो बढ़ते रहा है। अगर हमने इस उत्सर्जन पे रोक नहीं लगाया तो वो बढ़ता ही रहेगा, और जितना वो बढ़ेगा गर्माहट बढ़ेगा, जितनी गर्माहट बढ़ेगी ये बाकी जितने बदलाव हैं वो भी बढ़ते रहेंगे इसमें। तो इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल पे सब देशों को बुला के हर साल एक मीटिंग होती है, क्लाइमेट समिट वगैरह। पेरिस के क्लाइमेट समिट में एक टारगेट, एक लक्ष्य रखा था। ये एक टारगेट की तरह फिक्स्ड टारगेट नहीं है, ये एक लेवल ऑफ उम्मीद, एक एस्पिरेशन कि हम 1.5, 1.5 अंक सेल्सियस पे हम रोक लगाएंगे। कैसे रोक लगाओगे? जितने देश हैं सब अपने अपने एक टारगेट रखेंगे कि हम अपने उत्सर्जन को इतना कम करेंगे अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, जो उनको समझता है, जो वो समझते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ। इसमें दुर्भाग्य से 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि ये वॉलंटरी टारगेट है, तो अगर वॉलंटरी टारगेट है, अमेरिका जो मन में आए वो कहता है कि मैं इतना करूँगा। अब जितने यूरोप वगैरह जो विकसित देश हैं उन्होंने टारगेट रखा था 1990 का जो लेवल था हमारा, उसके मुताबिक हम इतना कम करेंगे। अमेरिका ने 1990 का बेसलाइन नहीं लिया, उन्होंने 2005 का बेसलाइन लिया। अब 1990 और 2005 के बीच में उनके उत्सर्जन 17% बढ़ गए, तो जितना उनका टारगेट है उससे आपको 17% कम करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली उसका असर क्या है। दूसरी चीज जो विकसित देशों ने किया है, देखिए ये जो कंबल की मैं बात कर रहा था, जो हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठा है, गर्माहट को पैदा करता है, आज जो हमने उत्सर्जन किया वो सीधे जाके वो कंबल में नहीं बैठता, क्योंकि आज कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड में से हमारे पेड़, जिस सागर के अंदर जितने जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो वो एक साइकिल चलता है। ये साइकिल 100 साल के बाद एक सीमा तक जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबल में जाके जुड़ता है। सो करंट एमिशंस इज नॉट द रीजन बिहाइंड क्लाइमेट चेंज। क्यूमुलेटिव एमिशन जो इकट्ठे सालों से चल रहे हैं और जो कंबल में जुड़ा हुआ है वो है उत्सर्जन, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पर पेरिस के जो अग्रीमेंट था वो जो पिछले 150 साल में हुआ है उसको छुपा दिया बीच में। वो कहते हैं जी पीछे जो हो गया, आगे का सोचो। तो आगे का सोचो तो उसमें जाहिर है जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो, पेट्रोल की मात्रा, उसको जला के ऊर्जा पैदा करना, ये एक सीमा तक पहुंच गया है। इससे ज्यादा क्या करेंगे? ऑलरेडी अमेरिका में प्रति परिवार 3 औसत, प्रति परिवार नहीं, प्रति व्यक्ति 2.5 गाड़ियां, मतलब 3 गाड़ियां हैं पर कैपिटल इन द यूएस, 3 कार्स पर कैपिटल। इससे ज्यादा कितनी गाड़ियां रखेंगे वो? ये तो हो गया, जितना एयर कंडीशनिंग होना था वो भी हो गया, जितना आपने पैदा करना था एनर्जी वो कर लिया, तो इससे ज्यादा क्या होता? तो उनके जो उत्सर्जन है वो एक लेवल पे
पहुंच गया है, पर वो कम नहीं हो रहा उनसे। दिस इज द डिफिकल्टी। बट चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये तो विकासशील देश है। हमें तो बिजली चाहिए, हमारे गांव में तो बिजली पहुंची नहीं, और अगर पहुंच भी गई तो एक बत्ती चलता है। उनके पास ना रेफ्रिजरेटर है, ना टेलीविजन है, ना एयर कंडीशनर है, ना गाड़ियां हैं। पर जितनी तरक्की होगी, धीरे धीरे भी हो, तो ये भी ज़्यादा बढ़ेगी ना, क्योंकि वो हमें अपने शहरों में तो आज भी दिखता है। जिसके पास एक साइकिल हुआ करता था, आज उसके जेब में थोड़े पैसे हैं, बैंक भी उसको 0 EMI पे देता था, तो वो स्कूटर खरीद लेता है। जिसके पास स्कूटर था, वो स्कूटर को छोड़ के अब गाड़ी खरीद रहा है। जिसके पास एक गाड़ी था, अब 2 खरीद रहे हैं। तो इसको हम तरक्की मानते हैं, समाज में इसको हम तरक्की मानते हैं। तो तरक्की मान के आपके ऊर्जा तो बढ़ेगा इसमें। तो अमेरिका अब आज कहता है कि भाई हमने तो अपना जितना ऊर्जा की खपत है हमने बराबर कर दिया उसको, अब बढ़ नहीं रहा, अब आप भी करो ना। वो कहते हैं हमने तो जो गलती कर दी कोई बात नहीं, अब आप तो मत करो गलती को। अब इसमें चक्कर ये है कि उसी हम इकट्ठे बैठे हैं, मान लो एक पतला आदमी और एक मोटा आदमी जो है वो बैठा है, कितना खाना है उनको आपस में बांट के उसको खाना है। तो जो मोटा बंदा था वो तो पिछले 100 साल से खा खा के तो मोटा बना है, और जो पतला आदमी है उसके पास तो खाना मिलता नहीं था उसको, इसीलिए जो है वो पतला ही रह गया। अब मोटा आदमी कहते हैं यार देखो अब खाना तो इतना ही बचा है, अब ऐसे करते हैं बराबरी पे चलते हैं, तुम भी कल से आधा खाना खाओ, मैं भी कल आधा खाना खाऊंगा। अब ये लगता है कि ठीक है यार बराबर है दोनों के लिए, मतलब अब मोटा आदमी तो फिट हो जाएगा, पतला आदमी मर जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम विच डेवलप्ड कंट्रीज आर प्लेसिंग बिफोर डेवलपिंग कंट्रीज। वो कहते हैं लेट अस बी फेयर, तुम भी आधा करो मैं भी आधा करता हूं। तो इससे तो चलेगा नहीं काम, वो तो कर भी नहीं रहे। आज के दिन में अगर इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, जो मैं अभी कह रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ग्लोबल पूरे दुनिया में जितना उत्सर्जन हो रहा है आज के दिन, उसको 2030 तक 40% रिड्यूस होना चाहिए। 40% इट शुड बी रिड्यूस्ड। और यूरोप इज फ्लैट, अमेरिका इज फ्लैट। यूरोप ने टारगेट लिया है वी विल रिड्यूस बाय 30% और 40% बाय द ईयर 2030। अमेरिका का तो टारगेट इज यूजलेस। अब ट्रम्प आएगा, जिस दिन आएगा वो भी विड्रॉ कर जाएगा पेरिस एग्रीमेंट से। सो दिस इज द डेंजर। डेंजर ये है कि क्या पूरी दुनिया में हम इस मसले को संभाल पाएंगे, कि हम ये टारगेट को रख पाएंगे या नहीं। मेरा मानना यह है कि जब तक हम इन टारगेट्स को बाइंडिंग नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं। अगर ये वॉलेंट्री टारगेट छोड़ दिया, क्या भरोसा, जिसकी मर्जी आ गई उसने कर दिया, नहीं आया तो नहीं किया। इसी मैं इसमें हमेशा एक एनालॉजी देता हूँ। अगर आपने क्रिकेट में 20 ओवर गेम है, पहला बैटिंग जिसने किया 200 बना गया, जो टीम दूसरे नंबर पे आई उनकी टीम मीटिंग होती है ना कि हम कैसे लक्ष्य पे पहुंचे हैं, क्या टारगेट करें, ओपनर को क्या करना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने कहा अच्छा भाई हर खिलाड़ी जो है वो अपना हाथ उठाए, बोल भाई विराट कोहली तो कितने बनाएगा, कहते कि मैं तो 15 बनाऊंगा। रोहित शर्मा कहता है मैं तो आज जो है 20 बना लूंगा। अगर वॉलेंट्री टारगेट हो तो वो 200 कभी पहुंचेंगे नहीं, जब तक टीम मिलके ये ना तय करे कि इस 200 को हमने पार करना है, तभी होगा ये काम। अगर केवल वॉलेंट्री लेवल पे होगा फिर तो होगा नहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, देयर हैज टू बी मैंडेटरी। एक तरीका इसमें यह है, ये हम समझते हैं कि हर देश के सामने अपनी कुछ चुनौतियां होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं। अब भारत को अगर देखो, हमारी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है, और ऊर्जा की खपत हो तो वो उत्सर्जन भी उतना ही होता है तकरीबन। प्रति व्यक्ति हमारे ऊर्जा की खपत ग्लोबल एवरेज से तकरीबन 50% है, आधा
ग्लोबल एवरेज से आधा है हमारा, और अगले 25 साल तक भी हम उस एवरेज तक नहीं पहुंच पाएंगे जितना भी कर लो। क्योंकि जी हमारे देश में जो हम शहर में रहते हैं, हम लोग ऊर्जा की खपत करते हैं, गाड़ियां हैं, एयर कंडीशनर है, बिजली है। जो गांव में हमारे भाई बहन रहते हैं 60% क्या है उनके पास उत्सर्जन के लिए, मुश्किल से बिजली, थोड़ा सा, गाड़ियां तो है ही नहीं, मुश्किल से कोई ट्रैक्टर चलता होगा, पंप सेट इरिगेशन के लिए थोड़ा सा बिजली की खपत होगी, और क्या होगा उनके पास है। शहर में तो अलग बात है। एक व्यक्ति है मुंबई में, छोटा सा तो परिवार है, 2 बच्चे हैं शायद, उनके 27 मंजिली घर है, जिसमें कि 14वें मंजिल में एक आर्कटिक रूम करके रखा हुआ है। यानी कि आपको लगेगा, आपको अपने मुंबई से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको लगेगा कि आप नॉर्थ पोल में छुट्टी मना रहे हो। टेम्परेचर इज -40 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे, जब मर्जी करे वो नॉर्थ पोल चले जाओ वहाँ पे कमरे में। तो कुछ परिवार तो ऐसे हैं। तो गांव में जो हो रहा है, तो when we say Indian per capita income, we must also realize who is this per capita, कौन है। जैसे हम पूरी दुनिया में बात करते हैं कि आपके पास इतना है, हमारे पास इतना है, सेम थिंग अप्लाइज इनसाइड आवर कंट्री ऑल्सो। तो हमने एक टारगेट रखा है इंडिया में, एक टारगेट है पूरी दुनिया में। अब आगे आने वाले दिनों में हमें ये देखना है, नंबर 1, कि दुनिया में औसत जो है वो क्या है और उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, ताकि ये 1.5 सेल्सियस का लक्ष्य जो है हम उसको ले पाए। कैसे करें, उसमें क्या करें, इंटरनेशनल नेगोशिएशन में भारत क्या क्या रोल होना चाहिए। अभी तक तो मेरा ये मानना ये है कि भारत ने एक तरह से कहना चाहिए डिफेंसिव एक स्टैंड लिया है दुनिया में नेगोशिएशन में। डिफेंसिव का मतलब ये कि भारत जो है विकसित देशों को जोर से नहीं कहता है अरे भाई तुम अपने उत्सर्जन को कम करो, क्योंकि भारत को डर लगता है कि अगर मैंने ज्यादा जोर को उसको बोल दिया, वो मेरे पे ज्यादा जोर से बोलेगा कि तू कम कर, और वो दबाव डालेगा। तो हमारे पॉलिसी अभी तक ये रहा है, हम भी ज्यादा नहीं बोलते, तुम भी ज्यादा। दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, जिसके वजह से हम आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं हमारी सरकार जरा आगे बढ़े इस बात को लेके, क्योंकि दुनिया में जो विकासशील देश है, अब विकासशील क्या, विकास है ही नहीं वहाँ पे, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये जो आइलैंड स्टेट्स की मैं बात कर रहा था, जो द्वीप हैं, मालदीव्स है वगैरह है, इन देशों ने अब मिल के धीरे धीरे वहाँ पे उनका मूड ये बन रहा है कि भाई भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप, ये तो सब इकट्ठे हैं बड़े मुल्क हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है वहाँ पे, उनके वजह से हम मर रहे हैं। तो जो हम उम्मीद करते थे कि हम और विकासशील देश इकट्ठे मिलके एक स्टैंड लें, वो अब हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं उन्होंने अब आपको विकासशील मानने से इनकार कर दिया। भाई आप तो डेली ढोलक पीटते हो ना दुनिया में जाके कि वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सून टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमें G20 का मेंबरशिप चाहिए, हमें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप चाहिए, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मेरे पास बनाना है। तो ये सब जब आप ढोलक पीटते हो 36 इंच छाती के साथ, तो कौन आपको विकासशील मानेगा। तो इसमें आपका फॉरेन पॉलिसी और जो जरूरत है आपकी, उसमें ये मेल नहीं खाता। आप भी उतने ही वल्नरेबल हो जितना बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, पर आप दिखाते हो दूसरे देश में जाके कि नहीं भाई हम तो बहुत शक्तिशाली देश हैं। दिस इज रिबाउंडिंग ऑन इंडिया इन द इंटरनेशनल नेगोशिएशन, इट इज नॉट हेल्पिंग इन द थिंग, दैट इज ऑन वन साइड। दूसरा है कि चाहे अब आप कुछ भी करो, हर देश ने अब एक एम्बिशियस टारगेट लेके आगे बढ़ना होगा। आप देखेंगे अगले साल ब्राजील में होने जा रहा है जो इंटरनेशनल समिट है, वहाँ पे दिस हैज टू बी डिसाइडेड। ये अगर मौका छूट गया दुनिया के सामने तो वी आर इन क्या कहना चाहिए, वी आर इन सीरियस ट्रबल। सो 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल ईयर।
तो हर देश में प्रेशर बढ़ेगा। अब क्यों अपने उत्सर्जन को कम करो और बड़ी मात्रा में विद अ सीरियस टारगेट उसको लेके काम करो। उसमें चाहे आप जितना फर्क हो, इंडिया कम करे, अमेरिका ज़्यादा करे, ये तो होगा, बट इंडिया को भी एक लक्ष्य सामने रखना पड़ेगा। तो हमारे सामने एक लो कार्बन रूट क्या है आगे के लिए। अभी तक इंडिया में वी हैव अडॉप्टेड व्हाट इज कॉल्ड एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। हर देश को एक एनडीसी अपनाना है और उसको यूनाइटेड नेशंस में टेबल करना है। हर देश ने किया है, भारत ने भी किया है। उसमें हमने 3 लक्ष्य लिए, 3 सेक्टर्स में हमने टारगेट लिया है। पहला इज एन एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट, कि हर चीज़ में हम अपने ऊर्जा की खपत को कम करेंगे। यानी कि सपोज आप गाड़ी को लें, तो गाड़ी में 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल लगता है, तो हम उस गाड़ी के इंजन जो बनाते हैं कंपनी वाले, उनको कहते हैं नहीं भैया, अब आप ऐसे इंजन बनाओ जिसमें पेट्रोल कम लगे, ताकि 1 किलोमीटर चलने के लिए जो पहले लगता था पेट्रोल, अब उसका आधा लगे, मिले आपको वो 1 किलोमीटर पर पेट्रोल आधा कम। वैसे ही स्टील बनाना, सीमेंट बनाना इत्यादि, उनमें जितना ऊर्जा लगता है उसको ऊर्जा को कम करो। दूसरा कि ऐसे ऊर्जा का स्रोत आप ढूंढो और लगाओ जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, जैसे सौर्य शक्ति, पवन शक्ति, आजकल ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, कई ऐसे इन सब को मिला के एक लक्ष्य भारत ने रखा है, एनर्जी एफिशिएंसी का एंड एनर्जी शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू नॉन फॉसिल फ्यूल। तीसरा टारगेट फॉरेस्ट। हमने कहा कि हम जंगल को बढ़ाएंगे भारत में, क्योंकि जितना हमने जंगल को बढ़ाया उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम सोख लेंगे, तो उतना हमारा जो है उत्सर्जन कम हो जाएगा। ये लक्ष्य बिल्कुल झूठा निकला है। जो हम जानते हैं हर जगह पे, हर मोड़ पे आप देखो जंगल कट ही रहे। उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं से आंकड़े इधर उधर से मैन्युफैक्चर करके सरकार सामने रख रहा है। उन्होंने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको फाइल किया था। उस पर इंटरनेशनल एजेंसीज ने ऑब्जेक्शन किया कि आप ये जो कह रहे हो कि जंगल बड़े हैं, दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आप इस रिपोर्ट को रिवाइज करके दो। तो ये बड़ी मतलब बेइज्जती की बात है कि वो पकड़े गए, आपको आपने इम्तिहान में गलत लिख के आप भागने की कोशिश कर रहे थे, उसमें पकड़े गए, अब उसको रिवाइज कर रहे हैं। पर अभी भी जो लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे निकला है उसमें भी उन्होंने यही किया है कि उसमें जो ताड़ के पेड़ हैं, बनाना के प्लांटेशन है, ऑयल पाम के प्लांटेशन है, सबको उन्होंने फॉरेस्ट करके दिखा दिया, जो कि इनको फॉरेस्ट की मान्यता नहीं है। खैर अब वो अलग बात है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो हमें, मुझे लगता है, और हम अभी पिछले हमारे कांग्रेस हुई थी अभी कलकत्ते में, तो हमने एक योजना सामने रखा है कि वी शुड कैंपेन, जन विज्ञान आंदोलन के हुए हमें ये कैंपेन करना चाहिए कि हमारे समाज में अब हमें अपने लक्ष्य को इस दिशा में और जोर देना चाहिए, और उसके लिए हम कैंपेन करें। और हम मानते हैं कि तकरीबन 4-5 ऐसे सेक्टर हैं इकोनॉमी के और इंडस्ट्री के जिसमें विदाउट मच पेन, मतलब लोगों को लगता है ना कि अरे भाई नहीं तो फिर हमें फिर वापस अपने कुटिया में जाके बिजली को बंद करके रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। पर 3 मैं उदाहरण आपको देता हूँ जहाँ पे हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं इस बात को, बशर्ते जो कंपनी वाले हैं, जो कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट है और उनके समर्थन में जो सरकार बैठी है और ताकतें बैठी हैं, वो इसको अलाउ करे और इसको माने। पहला, बिजली की खपत हमारे घरों में ऊर्जा के लिए जो लगता है। अब देखिए आजकल अब बड़े जितने शहर हैं, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, कहीं पे भी, 50% ऊर्जा
पावर बिजली की कंजप्शन इज फॉर एयर कंडीशनर्स। 50%, मजाक की बात नहीं, 50% पावर इज गोइंग इन एयर कंडीशनिंग। क्यों जा रहे हैं एयर कंडीशनिंग में? क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग्स बनी हैं वो इतने गलत तरीके से बने हैं कि उसको अपने आप ठंडा नहीं रख सकते, वो गर्माहट पैदा करता है अंदर, जिसके लिए आपको एसी चाहिए। जितना आपने एसी लगाया, जितना अंदर ठंडा है उतनी गर्माहट एसी बाहर फेंकेगा, तो शहर और गर्म हो रहे हैं। तो जो हम हीट वेव की बात करते हैं, अगर वैसे 45 डिग्री तक पहुंचना था गांव में, तो शहर में वो 48-49 तक चले जाता है, क्योंकि आप गर्माहट को पैदा करके शहर के अंदर उसको फेंक रहे हो। वी आर एडिंग 4 डिग्रीज ऑफ हीट टू सिटीज बिकॉज ऑफ द हीट दैट वी जनरेट। अब प्रधानमंत्री ने नए, अभी सरकार बनते ही उन्होंने ऐलान किया कि हम 10 करोड़ घर बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या ये 10 घर जो बनेंगे वो ऐसे नहीं बनाया जा सकता जिसमें कि ऊर्जा की खपत जो है वो कम, क्योंकि आपने एक बार घर बना दिया तो अगले 50 साल तक वो वैसे ही रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड कार्बन लॉक-इन, कि जितना कार्बन अब आप उत्सर्जन करोगे उस घर में, अब 50 साल के लिए वो करते रहोगे, उस पर आपको सुधार करने की आपके पास जगह ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बिल्डिंग तो बना दी उसकी। तो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इज वन मेजर टारगेट विच इंडिया कैन अडॉप्ट, जिससे कि बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब हर शहर में आज लेटेस्ट वी नो 20 शहर इंडिया के, दे आर इन द टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि अब गाड़ियां बढ़ रही हैं, आप उत्सर्ज वहाँ से गैस निकलता है, पोल्यूशन निकल रहा है, गर्माहट आपने शहर में इतना कर दिया कि वो बस उसको पकड़ के अंदर ही रख रहा है, उसको कहीं बाहर जाने की उसके लिए जगह नहीं है, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब दिल्ली में आपके यहाँ अब इस सीजन में खास करके नवंबर दिसंबर में डेली पोल्यूशन बढ़ गया, देखो जी ये तस्वीर इंडिया गेट ही नहीं दिख रहा और फलाना हो गया। इसके लिए जो है वो पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वही, अब लोग ये, वो तो जब पीक पे होता है सब लोग किसान किसान करके वो चिल्लाते हैं, जब सीजन खत्म हो गया, पराली जलाना जो है वो बंद हो गया, तब भी आपका AQI 400 के ऊपर है। तब लोग ये याद नहीं करते, अरे भाई 400 तो हम पहले रो रहे थे, हम किसान को कह रहे थे, और किसान ने तो रोक दिया अपना, तब भी 400 है। तो आप कम से कम ये तो सोचो कि ये 400 पहुंचा कैसे और क्यों। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और कोई उसमें और नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्टडी आपको करने की जरूरत नहीं है। यू हैव गॉट दिल्ली में आज के दिन 20 करोड़ 2 करोड़ 20 मिलियन इज द पॉपुलेशन दिल्ली में, NCR की मैं बात नहीं कर रहा। 20 मिलियन पॉपुलेशन में 1.5 करोड़ गाड़ियां चल रही हैं सड़क में, 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर कंबाइंड। अगर इतनी गाड़ियां चलेंगी और हर गाड़ी में एक व्यक्ति घूम रहा है, तो आप सोचिए कि कितना प्रदूषण आप कॉज कर रहे हो। अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता, एक बस में 40 लोग को आप लेके जाते, पर कैपिटा अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज 1/10, यू कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाय 1/10। मैं अभी 4-1 साल पहले बर्लिन यूनिवर्सिटी में था, क्लाइमेट चेंज पे ही एक वर्कशॉप था, हफ्ते भर का वर्कशॉप। तो जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पे मैं यूनिवर्सिटी जाता था डेली। तो वहाँ पे उनके पास अंडरग्राउंड ट्रेन है, मेट्रो, और एक ट्रेन है जो सरफेस पे जाता है। सो मैं अपने घर से पैदल जाके स्टेशन, अंडरग्राउंड, फिर ओवरग्राउंड और यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हम लोग तकरीबन 10-12 लोग डेली मिलते थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि आप लोग आते कैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में। 12 लोग थे। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट जहाँ पे मैं जाता था, शी वॉज अबाउट 54-55 ईयर्स ओल्ड। शी यूज्ड टू कम 8 किलोमीटर्स एवरी डे बाय साइकिल। और 12 में से 12 एक बंदा भी जो है वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं आता था यूनिवर्सिटी में, नॉट वन। एक तो ये दिखाता है एक विचार
एक हम सोचते कैसे हैं। पर सोचने के अलावा आपके पास एक विकल्प भी तो होना चाहिए कि आपको बस मिलता है, आपको ट्रेन मिलते हैं। मैं अपने घर से आज अगर सोचूं कि मैं रोहतक आना है, मेरे को कन्वीनियंटली बस मिलती या ट्रेन मिलता, नहीं मिला तो मैं क्या करता हूँ, टैक्सी लेके आता हूँ। आप उस पर कैलकुलेट करो, मैं एक आदमी एक टैक्सी लेके आया हूँ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मैंने फूका होगा। मेरे पास विकल्प होता तो मैं नहीं आता, विकल्प नहीं है मेरे पास। तो ये ज़रूरी है आज के दिन में। आप बड़े बड़े मेट्रो इंडिया में, दिल्ली में देखो, दिल्ली में आज के दिन 5000 बस है और 5000 बस में से किसी भी टाइम पे 4000 बस से ज़्यादा शहर में चलते नहीं है। कोई रिपेयर हो रहा है, कोई अंडर रिपेयर है, टर्नओवर है ओवरऑल। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स का मानना है, दिस अ बॉडी इन दिल्ली, वो कहते हैं कि दिल्ली में कम से कम आपके पास 12000 बस होने चाहिए। मैं तो मानता हूँ इवन दैट इज एन अंडर एस्टिमेट। बीजिंग शहर जो दिल्ली जैसे 15 साल पहले इट यूज्ड टू बी नंबर 1 रैंक मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, आज के दिन वो कहीं रैंक में 100 में भी नहीं आता। वो बीजिंग हैज 30,000 buses running in the city, 30,000। आप देखिए पोल्यूशन कैसे कम नहीं होगा। अब आप 3 बसें लेके चल रही हैं तो हर बंदा जो है अपनी गाड़ी लेके निकलता है सड़क पे, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। मेट्रो आपका है, ठीक है, बहुत अच्छा मेट्रो है, बट मेट्रो भी जो है सब, जितना ये मेट्रो चल रहा है उतना ही डेली, मतलब तकरीबन 60 लाख लोग मेट्रो में जाते हैं आज दिल्ली में। तकरीबन वो 60 लाख लोग, ये 3500 बस जो चलती हैं वो भी ये 60 लाख लेके जा रहे हैं। तो आपने अगर 3 गुना कर दिया बसों को, तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच पीपल दे विल टेक, और गाड़ियाँ कितनी कम होंगी। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ थर्ड मेजर डिमांड जो हम कर सकते हैं कि इसको बढ़ावा दो, और जितने बसें उतरेंगी वो इलेक्ट्रिक बस उतारो, पेट्रोल डालने की जरूरत ही नहीं है आज के दिन में। यू कैन हैव इलेक्ट्रिक बसेस टू डू दिस जॉब। दिस द थर्ड। वेस्ट इज अनदर वन। हर शहर में आज के दिन में कूड़ा कचरा जितना हम पैदा कर रहे हैं अपने घरों में, वो बस पटक दिया जाता है कहीं ना कहीं कोने में। बाद में देखेंगे उसको क्या करना है। गुड़गांव इज सपोज्ड टू बी मिलेनियम सिटी, फ्यूचर सिटी। गुड़गांव में एवरी बिल्डिंग इज मेड विद ग्लास, बड़े बड़े टावर हैं, शीशे भरे हैं, बिना एयर कंडीशनिंग के अंदर वो बिल्डिंग चल ही नहीं सकता। और जितना कूड़ा है इट इज थ्रोन, देयर इज नो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, देयर इज नो प्रॉपर सीवेज, कोई कलेक्शन पॉइंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और हम अपने आप को विकसित देश कहने लगे हैं कि हम विकास की तरफ बढ़ेंगे। कैसा विकास है ये? और वेस्ट इज द सोर्स फॉर मीथेन एमिशन, वेरी डेंजरस ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा खतरनाक मीथेन, एंड इट इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग source of greenhouse gas in India, next to transport. So this is the third. इसको करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, एवरीथिंग करने की बात है। अब लेटेस्ट उनको एक जादू की छड़ी हो, हर कोई चाहता है कि एक ऐसा मिले जो मैं लगाऊं और प्रॉब्लम सॉल्व है। आजकल उनको लेटेस्ट ये मिला है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अब जहाँ देखो वेस्ट टू एनर्जी, कूड़ा जितना इकट्ठा होता है मिला के एक इंसिनरेटर में डाल दिया जाता है, आग लगा के उसको डाल। इट इज द सेम एज जो कूड़ा आपके घर में सड़क से निकाल के उसको एक कोने में डाल के एक बंदा माचिस की तीली लगा देते हैं, तो ऐसे ही है। एक्सेप्ट देखने में लगता है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वेस्ट टू एनर्जी नाम है उसका, मशीन आप स्वीडन से इंपोर्ट करोगे, है ही कुछ नहीं। दैट इज ऑल्सो ओपन इंसिनरेशन, उसमें प्लास्टिक सब। हमने पिछले 10-15 साल से दिल्ली में झगड़ा चल रहा है। ओखला में एक प्लांट है, जिंदल साहब चलाते हैं उसको। इट इज हॉरिबल। उसके जो गैस निकलते हैं ऊपर से हाईली टॉक्सिक, क्योंकि प्लास्टिक जलाया जाता है वहाँ पे, डाइऑक्सिन्स, फ्यूरान्स, ऑल दिस। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। अब चक्कर ये है कि दिल्ली में 3 पहाड़ जैसे बने हुए हैं जहाँ पे कूड़ा है, उसको देख के सुप्रीम कोर्ट भी डर जाती है। वो कहते हैं कि किसी न किसी तरह से इसको निकालो, इजीएस्ट वे इज उसको निकालो, आग लगाओ। पॉइंट इज द सेम,
जो कूड़ा यहाँ पे पड़ा है आपने उसको हवा में गैस में तब्दील करके आपने जनता के ऊपर छोड़ दिया। अब हर शहर में तुम जाओ वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है गुड है। सो दीज आर सम इजी थिंग्स दैट कैन बी डन, विच कैन बी डन गोइंग फॉरवर्ड, और ये करना ज़रूरी है। एंड साइमल्टेनियसली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मेन पॉइंट आई वांट टू अंडरलाइन इज, जो हमने अभी अपने कलकत्ता कांग्रेस में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए हैं, जो प्लान हमने सामने रखे हैं, वो ये कि हमने अभी तक इंडिया में जो पेरिस में होगा, इंटरनेशनल लेवल पे जो होगा, उसके बारे में बहुत सोचा है, इंक्लूडिंग पीपल्स राइट्स नेटवर्क। आप लोगों में से कई लोगों को याद होगा कि 2008 में हम ही लोगों ने सबसे पहले एक छोटी सी पुस्तिका निकाली थी और सेमिनार किए थे। तब तक इंडिया में ये मान्यता थी कि हमें कुछ नहीं करना, ये क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो विकसित देशों ने किया है, और जिसने किया है वही उसको संभाले और वही उसको सुधारे। इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ करें ना करें। 2007 में IPCC का 4th असेसमेंट रिपोर्ट आया था, उसको देख के एनालिसिस करके मैंने ये एक लेख लिखा था, जो फिर बाद में जाके AIPSM ने छोटी सी पुस्तिका निकाली, जिसमें हमने कहा था कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमने नहीं बनाया, बट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और हम अपनी थोड़ी बहुत तो इसमें कंट्रीब्यूशन करें जितनी हमारी क्षमता है। प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सबकी जिम्मेदारी है, पर आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, हमारी जिम्मेदारी कम है, पर जितनी हमारे पास क्षमता है हम उतना तो करें। तो हमने प्रस्ताव रखा था जनता के सामने कि इंडिया शुड वॉलंटरीली से कि हम भी अपना उत्सर्जन थोड़ा बहुत तो कम करें। हमने जब इस पोजीशन को लिया, हम तो मानते थे, सेमिनार वेमिनार में जाके हमने बोलना शुरू किया। मैं तो सोचता था, मैं ही बोलता था ज़्यादा इसमें, क्योंकि मैंने इसको इनिशिएट किया था। मैं तो सोचता था कि सेमिनार में जाऊंगा, लोग मेरे पे पत्थर रखेंगे। वो उस ज़माने में ये भाषा नहीं होती थी कि देशद्रोही है और फलाना है। आज के दिन होता तो ज़रूर कहते, वो उस टाइम पे अनपेट्रियोटिक ये वो। पर मैंने जब ये बात को रखी तो लोगों ने कहा यार बात में दम है, एंड दिस कॉट ऑन। विद इन 1 ईयर 75 लार्ज NGOs जो देश में काम करते हैं एनवायरनमेंट को लेके, इंक्लूडिंग ऑक्सफैम, ग्रीन पीस वगैरह वगैरह, 75 ऑर्गेनाइजेशंस एंड अस, हमने एक पिटिशन बनाया, इंडिया शुड रिड्यूस इट्स एमिशंस रफली बाय ग्रोथ रेट को 25% कम करना चाहिए। बढ़ेगा, बट कितनी तेजी से बढ़ेगा उसको तो हम थोड़ा कम कर लें, इट नीड नॉट ग्रो सो फास्ट करके हमने मनमोहन सिंह सरकार को दिया था। 6 महीने के अंदर मनमोहन सिंह सरकार की टीम कोपेनहेगन के मशहूर जो क्लाइमेट समिट हुआ था वहाँ पे गए, और वहाँ पे भारत सरकार ने यही पोजीशन वहाँ पे रखा, क्योंकि तब तक सरकार को भी डर लगा होगा कि हम कैसे करें, फिर ये NGO लोग जूते मारेंगे, हमें गालियाँ देंगे। जब NGO खुद उनके सामने जाके प्रस्ताव रखा, उनमें भी थोड़ा सा हिम्मत आया होगा, दे टुक द पोजीशन। गुड थिंग इज कि ये एक मुद्दा ऐसा है जो कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार दोनों इसके समर्थन में है। भाजपा ने ये नहीं कहा अरे भाई ये तो कांग्रेस ने किया हम नहीं करेंगे, हम तो उल्टा करेंगे, ये नहीं किया। इसमें एक कॉन्टिन्यूटी है, तो हम मानते हैं इसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में हम इसका फायदा उठाते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाएं कि इंडिया शुड रेज इट्स टारगेट व्हाइल पुटिंग मोर प्रेशर ऑन। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, तुम क्या प्रेशर डालोगे जब हम खुद कह रहे हैं कि हम ज्यादा करेंगे अपना, देन वी कैन इंक्रीज प्रेशर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हुआ NDC, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, उत्सर्जन को कितना कम करेंगे, पर जो असर पड़ रहा है हमारे पे उसका क्या करोगे? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आज के दिन अगर आपने उत्सर्जन कम भी किया, जो असर आप पे पड़ रहे हैं, हीट वेव बढ़ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रहे हैं, इसका क्या करोगे आप? तो हमारा मानना यह है कि जैसे हमने एक
नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन रखा है उत्सर्जन को कम करने के लिए, वैसे ही हमें एक मांग सरकार के सामने रखनी चाहिए टू अडॉप्ट अ नेशनल अडेप्टेशन प्लान। अडेप्टेशन मीन्स जो असर पड़ रहे हैं उसको कैसे कम करें और हम क्या कैसे कदम उठाएं ताकि ये असर कल के दिन में हम पे कम पड़े। जैसे कि शहर में बाढ़ आना, शहर में बाढ़ क्यों आता है? क्योंकि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बने हैं शहर में, बारिश पड़ रही है, जैसे मैंने कहा जो पूरे 2 महीने का कोटा है 2 दिन में गिर गया, तो आपके जो ड्रेन बने हैं उनमें वो क्षमता है नहीं कि इतना पानी को हैंडल करे। और जो ड्रेन का रास्ता है हमने बीच बीच में इमारतें खड़ी कर दी, फ्लाईओवर बना दिया, तो जो पानी जाके कहीं नदी में नल्ले में जाता था अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो शहर में वापस आ रहा है। तो क्या हम अपने शहरीकरण के नीतियों को भी कैसे हम बदलें ताकि इस पे अडाप्टेशन के काम आए। लैंडस्लाइड वगैरह हो रहे हैं कि हमारे विकास के जो रास्ते हैं क्या हम उसको न बदलें कि ऐसे रास्ते अपनाओ जो कि इतना नष्ट ना करे जिसके वजह से लैंडस्लाइड भी बढ़े। इस प्रकार की योजनाएं, गर्माहट जो हो रहा है, एक्सट्रीम हीट, इसके बारे में क्या कर सकते हैं? फिर वही शहरीकरण के रास्ते को बदल के ताकि गर्माहट का असर तो हम कम करें, जो 4 डिग्री बढ़ रहा है 5 डिग्री बढ़ रहा है उसको कम करके 1 या 2 तक उसको सीखें। तो एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान भी हम अडेप्ट करें, क्योंकि आज के दिन में अगर किसी शहर को इस पे कदम उठाने हैं पैसे लगेंगे। आपने नए ड्रेन बनाने हैं शहर में, भाई साहब ये सस्ता काम नहीं है। मैं चेन्नई में एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ, क्लाइमेट एक्शन प्लान हमने पूरा स्टडी करके बनाया है। वहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने शहर कॉरपोरेशन के साथ मिलके, क्योंकि चेन्नई में हर साल बारिश आती है, वही 500 mm 2 दिन में गिरता है तो पूरा शहर बाढ़। तो उन्होंने नया स्टॉप वाटर लगाया जहाँ पे पहले उनके नल्ले होते थे पानी को ले जाने के लिए 50 सेंटीमीटर्स, अब उन्होंने 90 सेंटीमीटर का ड्रेन लगाया पूरे शहर में। 4000 किलोमीटर्स ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन, उसमें दे हैव स्पेंट 4500 करोड़। तमिलनाडु गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम भी थोड़ा मदद कर देते हैं, आपको पता है कितना दिया उन्होंने? 350 करोड़। तो अगर हर शहर, तमिलनाडु में ठीक है थोड़ा विकसित है इसीलिए वो पैसे दे सकती है, और कितने स्टेट हैं, पटना बेचारा क्या करेगा, पैसे ही नहीं होंगे उनके पास। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा हमें ये करना है, केंद्र ने कहा लो जी 300 करोड़। तो पैसे तो सब केंद्र सरकार के पास है, पर खर्चा तो राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, शहर को करना पड़ेगा। जब तक आप एक राष्ट्रीय स्तर पे योजना नहीं बनाएंगे तो पैसे कहाँ आएंगे? गर्माहट को कंट्रोल करना है। डू यू नो नेशनल डिजास्टर एक्ट मैनेजमेंट के एक्ट में कोल्ड वेव इज क्लासिफाइड एज डिजास्टर, हीट वेव इज नॉट क्लासिफाइड एज डिजास्टर। तो अगर आपके यहाँ मर गए लोग, कोई मुआवजा नहीं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल हीट वेव को डिजास्टर क्लासिफाई किया, बट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो इस पे एक राष्ट्रीय लेवल पे कुछ हम करें, ये हमने मांग रखी है, जिसके लिए हम अगले 1 साल में मुहिम चलाने जा रहे हैं अलॉन्ग विद अदर एक्टिविटी। सो आई थिंक आई विल स्टॉप देयर। इश्यू ऑफ एज इंडिविजुअल्स हम क्या करेंगे, आई विल लीव इट टू यू टू आस्क एंड पोज द क्वेश्चन। लेट मी, मैं सिर्फ संक्षिप्त में 5 मिनट में मैं इस बात को सामने कि हम क्या करें एज इंडिविजुअल्स। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एज इंडिविजुअल्स हमारी सबसे बड़ी भूमिका ये होनी चाहिए कि वी शुड बी पार्ट ऑफ अ मूवमेंट। क्योंकि इंडिविजुअली आप कितना करोगे? ठीक है, ऑल ऑफ अस से गांधी जी कहा करते थे बी द चेंज। यू वांट टू डू समथिंग, यू प्रैक्टिस इट। ओके, तो कल आप मेरे से कह सकते हो भाई कि तुम रोहतक आए हो मीटिंग के लिए, कोई बात नहीं यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, धक्के खाओ, पीरागढ़ी तक आओ, बस पकड़ो, 3 घंटे लगेंगे तुम्हारे, करो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कम हो तुम्हारा। पॉसिबल हो सकता है कि मतलब
10-1 साल पहले किया होता तो शायद मैं कर भी लेता। आज के दिन में वैसे भी मुश्किल। बट देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन डू इंडिविजुअली। बट एक बार अगर एक मूवमेंट बनता है तो एक अलग चीज़ है। मैं आपको बर्लिन का उदाहरण दे रहा था। यू विल बी सरप्राइज, आज के दिन में जर्मनी में नौजवान तबके में बिलो 30 एज ग्रुप एटलीस्ट 30% ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन। क्योंकि वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 करके मूवमेंट बना है विच सेज कि जितनी ऊर्जा लगती है 1 किलो मीट के लिए कंपेयर टू 1 किलो गेहूं के लिए, इट इज 10 टाइम्स। सो इफ यू वांट टू फाइट क्लाइमेट चेंज, बी वेजिटेरियन। तब आप पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। अब ये एक इंडिविजुअल कहे कि मैं वेजिटेरियन बन रहा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जब मूवमेंट बन गया तो बर्लिन यूनिवर्सिटी जहाँ मैं गया था, 6 कैंटीन थे, हम लोग वहाँ लंच खाने जाते थे। सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे 6 कैंटीन में से एक कैंटीन विच वॉज वेजिटेरियन कैंटीन, वो होता था। एंड वेजिटेरियन कैंटीन यू वुड गेट एवरीथिंग देयर, steak, hamburger, chicken, fish, but they were all made out of vegetables. Vegetable products, soya वगैरह वगैरह को मिला के मच्छी की तरह बनता था, मुर्गे की तरह बनता है, वो बीफ की तरह बनता है, वो सब बनता है, but it is pure vegetarian. And people used to go there to eat because it has become a movement. So okay, I agree. As if you put 10 individuals together, only then it can be a movement. It has to start one by one, yes, but aim should be not कि मैं एक करूं अपने लिए, aim should be मैं करूं और मैं अपने साथ 10 आदमी को इन्फ्लुएंस करके, 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करके एक मूवमेंट बनाऊं उसको लेके। I always think to myself, गांधी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को खद्दर पहनना चाहिए। मूवमेंट तो उन्होंने शुरू कर दी। कितने लोग खद्दर पहनते हैं? आप यही देखो, कितने लोग खद्दर पहनते हैं। तो वो मूवमेंट नहीं बनाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो मूवमेंट के लिए यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। ओनली इंडिविजुअल, गांधी की तरह इतना बड़ा आदमी था, वो अगर एग्जाम्पल बन के मूवमेंट नहीं बना पाए तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। सो मेक अ मूवमेंट इज वन मेजर रिकमेंडेशन। सेकेंड इज इन्फ्लुएंस पॉलिसी। पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करो, और वो तो तभी होगा जब मूवमेंट बनेगा। क्योंकि एक पॉलिसी बदलने से मजबूरन सबको एक चीज करना पड़ता है। आई गिव यू एक बेस्ट एग्जांपल। गाड़ियां चल रही हैं आज सड़क पे, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर, उसमें भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5 पोल्यूशन नॉर्म होता है। आपको तो पता ही नहीं, आप तो जाते हो शोरूम में, लाओ भाई मेरे को एक वैगन आर खरीद लो। अब उसमें कितना एनर्जी एफिशिएंसी है, कितना पोल्यूशन जा रहा है, यू डोंट नो। यू आर बाइंग न्यू मारुति कार विच इज ऑलरेडी एनर्जी एफिशिएंसी, पोल्यूशन उसमें कम है, क्योंकि वो नीति बन चुका है एक बार पीछे से। आप फ्रिज खरीदो, एसी खरीदो तो 3 स्टार 4 स्टार ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर एक नीति बनती है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली, नागरिक जो है वो उस नीति के मुताबिक चल रहा है। सो इट इज सेट। सिमिलरली फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब मैं इकलौता जाके धक्के खा के मैं डीटीसी के बस में अगर जाऊंगा, ठीक है, अच्छी बात है, तो धक्का खा ले रघु, पर तब तक पूरे समाज में अगर उसका असर होगा, वो तब होगा जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पे दबाव बने और वो कहें कि हाँ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम 15,000 बस उतारेंगे दिल्ली में। और वो तब होगा जब पब्लिक की तरफ से एक प्रेशर बने उसके ऊपर। सो दिस इज ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट आई वांट टू से। बाकी वी विल हैव अ डिस्कशन एंड थैंक यू।